एक 20 साल की लड़की जो अपने घर वालों की बिना मर्जी से शादी कर लेती है, यानी कि जिससे वो प्यार कर लेती है, वो उसके साथ भागकर शादी कर लेती है। शादी कर लेने के बाद उसके पति का 1 साल बाद ही देहांत हो जाता है। जब उसके पति का 1 साल बाद देहांत हो जाता है तो उस लड़की पर क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती है, अगर आप जानेंगे कि वो शादी में कैसे रह रही थी, कैसे नहीं रह रही थी, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब हम प्यार करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन वो लड़की जो होती है अब तक निभा ही रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पति के साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा, उसके पति के साथ एक दिन इतना सब कुछ हो जाएगा। आखिरकार क्या होता है, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम कहानी की घटना के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना भारत की एक राजधानी लगती है दिल्ली, और इसी के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, कैलाश कॉलोनी। कैलाश कॉलोनी में एक डीडीए खाली जगह होती है जहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं। झाड़ियों में एक व्यक्ति पड़ा हुआ होता है। व्यक्ति जो होता है यानी कि डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। जब एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है तभी पुलिस वालों तक ये सूचना जाती है कि यहाँ पर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद डेड बॉडी को बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद वहाँ पर वे देखने लगते हैं कि ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन उस डेड बॉडी के पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। उस डेड बॉडी के पास कुछ भी नहीं मिलता है। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो डेड बॉडी जो होती है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे धारदार हथियार से मारा हो, और उसका चेहरा था वो कोई भी पहचान नहीं सकता था क्योंकि चेहरा बिगड़ा हुआ था। वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं खड़े हुए, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम इसे जानते हो, तो वहाँ पर खड़े लोग ना कर देते और कहते हैं कि नहीं, हम इसे नहीं जानते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि हमें इसके बारे में कैसा पता चलेगा। पुलिस वाले जो होते हैं उसे पोस्टमास्टर्म के लिए भेज देते हैं। पोस्टमास्टर्म के लिए भेज देने के बाद अब पुलिस वाले जो होते हैं हर पुलिस स्टेशन में फ़ोटो सर्कुलेट करवाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी की भी इस एज की, वो एज जो होती है उस लड़के की 21 से 22 साल होगी, किस एज की अगर गुमशुदगी रिपोर्ट आई है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमें एक डेड बॉडी मिली है। लेकिन पुलिस स्टेशन में कोई से पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आती कि 21-22 साल का लड़का गुमशुदा हो गया है, लापता हो गया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि हमें ऐसे तो पता नहीं चला, हमें ना इस बॉडी की शिनाख्त करने वाला कोई आया है और ना ही हमें पता है कि कहाँ का रहने वाला है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसकी एक फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया पर फ़ोटो अपलोड होती है तब ये बात जो होती है 8 मार्च सन 2025 की होती है, यानी कि जिस दिन हमें इस पुलिस वालों को डेड बॉडी मिली थी। अब ऐसे ही 9 मार्च सन 2025 को एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि साहब, जिसकी फ़ोटो आपने सोशल मीडिया पर डाली है वो मेरा दोस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी कद काठी देख कर कि वो मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त जो है मेरे साथ कंपनी में काम करता है और वो जगतपुरी का रहने वाला है। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये कौन है कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें उसकी डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। तभी उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि इसकी 1 साल पहले ही शादी हुई है, उसकी पत्नी का नाम पायल है। अब पुलिस वाले जो होते हैं पायल के पास जाते हैं। जैसे पायल के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो पायल जो होती है घर के अंदर से आते हैं और कहती है कि पुलिस को देखकर पहले तो वो डर जाती है और कहती है कि साहब क्या हुआ। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ पर है। तो पायल जो होती है वो कहती है कि कल शाम से ही लापता हैं, कल शाम से ही वे मुझे मिल नहीं रही हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे जब नहीं मिल रहे हैं तो मैं बहुत परेशान आ गई। और वे मेरी ससुराल गए हुए थे, यानी कि सॉरी अपनी ससुराल गए हुए थे, मेरे मायके गए हुए थे। और मेरे मायके जब गए हुए थे तो मैं अपने भाई से पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे जीजा यहाँ पर आए हैं। तो मेरा भाई जो होता है वो कहता है कि दीदी आए तो ज़रूर थे लेकिन यहाँ से चले गए। अब मैं उन्हें बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन जो है बंद आ रहा है। पुलिस वाले जो होते हैं पायल की जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं शिवम के पास जाते हैं, यानी कि पायल का भाई जिसकी उम्र अभी 19 साल होती है, उसके माँ बाप के पास जाते हैं पायल के। और माँ बाप के पास जाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि शिवम, पहले तो शिवम से पूछते हैं कि तुम्हारा जो जीजा आया था वो किस टाइम आया था, किस टाइम गया था, तुमने कहाँ छोड़ा था, कहाँ नहीं छोड़ा था। जब ये सारी जानकारी शिवम से ले रहे थे तो शिवम जो होता है उसके घबराहट से हो रही थी, उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं शिवम का बयान लेकर आ जाते हैं। आ जाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए होंगे जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिलती है, यानी कि उसके आसपास। तभी सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगते हैं तभी 8 मार्च सन 2025 की शाम 4 व्यक्ति होते हैं जो ऋतिक को ज़बरदस्ती खींच कर ले जाते थे। ऋतिक जो होता है जिसकी डेड बॉडी मिली उसका नाम होता है। जब ऋतिक को ज़बरदस्ती खींच कर ले जा रहे थे उन 4 लोगों में से एक लोग जो होता है वो शिवम होता है, यानी कि एक व्यक्ति शिवम होता है। जब शिवम का चेहरा देखते हैं पुलिस वाले तभी शिवम को
उठाकर लेकर आते हैं। उठाकर लेकर आने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने जीजा के साथ ऐसा क्यों किया। शिवम जो होता है वो तो पहले कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने अपने जीजा के साथ कुछ गलत किया है। आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, आप मुझे बेवजह की क्यों फंसा रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि मेरे जीजा मेरे घर पर आए जरूर थे, लेकिन वे चले गए। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके सामने CCTV कैमरे की फ़ोटोज़ रखते हैं, तब कहीं जाकर शिवम जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी में किसी की नफ़रत इतनी कैसे बढ़ सकती है। और उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी ऐसे कितना गलत फैसला ले सकती है कि अपने फैसले पर बाद में पछतावा हुआ। और शिवम जो होता है वो अपने जीजा को सहन नहीं कर पाता, वो इसलिए उसे मार देता है। आखिरकार घर कहानी में क्या होता है, शिवम जो होता है बताता है कि मेरी बहन करीब 1 साल पहले, ऋतिक जो होता है, ऋतिक का दोस्त, हमारे ही बगल वाले घर में रहा करता था। ऋतिक अक्सर उस घर में आया करता था। जब उसमें आया करता था तभी मेरी बहन से उसकी मुलाकात हो जाती है। जब मेरी बहन से उसकी मुलाकात हो जाती है तो ये दोनों जो होते हैं पहले एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। दोस्ती कर लेने के बाद दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें इस बात का पता चल जाता है कि मेरी बहन ऋतिक से प्यार करती है। तो मेरे माँ बाप जो होते हैं समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम बेटा ये सब कुछ सही नहीं कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, ऋतिक तुम्हारे लिए सही नहीं है, हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे, हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन पायल जो होती है वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो ऋतिक को छोड़ दें। वो कहती है कि मैं ऋतिक से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऋतिक से ही शादी करूँगी। इधर ऋतिक जो होता है वो भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। माँ बाप जो होते हैं वे बार बार समझाने के बावजूद भी हार जाते हैं। इधर उसका भाई जो होता है वो भी हार जाता है। हार जाने के बाद एक दिन पायल जो होती है वो ऋतिक के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। शादी कर लेने के बाद वो जगतपुरी में ही रहने लगती हैं। जब शादी कर लेने के बाद वहाँ पर रहने लगती है तभी माँ बाप जो होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है। सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी ऐसा कर तो कर कैसे सकती है। लेकिन शादीशुदा जीवन जो होता है पायल का अच्छे से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका पति जो होता है उसे ऐसी ऐसी बातें पता चलती है अपने पति के बारे में जो उसे आज से पहले नहीं पता थी, जो उसे अब तक छिपाई गई थी। उसका पति जो होता है वो पीकर आया करता था, यानी कि जब नशा करके आया करता था तब अपनी पत्नी पर आकर लड़ाई झगड़े किया करता था, अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। इससे पायल जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। सोचने लगती है कि शायद मैंने बहुत गलत फैसला चुना है और मुझे अपने माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं अपने माँ बाप की बात मान लेती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। 1 साल बाद पायल के एक बच्ची भी हो जाती है, लेकिन ऋतिक जो होता है वो इस बात का ख्याल भी नहीं करता कि वो एक बच्चे का बाप बन चुका है। और एक बच्चे के बाप बनने के बाद भी वो हर रोज़ पी कर आया करता था। हर रोज़ पी कर आने के बाद वो अपनी पत्नी को तो मारा ही करता था, अपनी पत्नी के साथ तो गाली गलौज किया ही करता था। तभी वो कभी कभी अब उसके मायके भी जाने लगा था, यानी कि पायल के घर जाने लगा था। पायल के घर जाने के बाद अब अपने सास ससुर की बेइज्जती करता था, अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाया करता था। जब अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाया करता था तो वे कुछ दिन तक तो सुनते भी हैं। कुछ दिन तक सुनने के बाद शिवम जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरा जीजा हमारे ही घर पर आकर पहले तो हमारी बहन को उड़ा कर ले जाता है, हमारी बहन के साथ शादी कर लेता है मेरे बिना मम्मी पापा की मर्जी से, लेकिन अब हमारे ही घर पर आकर वो हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। जब पायल के माँ बाप को पता चलती है कि पायल ने ऋतिक से शादी कर ली और ऋतिक के साथ वो खुश है और एक बच्ची की माँ बन चुकी है, तो उसके घर वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि चलो सही है। वे मान जाते हैं और थोड़ी थोड़ी पायल से बातें करने लगते हैं। पायल से उनकी रिश्तेदारी बन जाती है। इस रिश्तेदारी के चलते ऋतिक जो होता था अब घर आने लगा था। जब घर आकर वो गाली गलौज करने लगा था तभी शिवम जो होता है वो सोचने लगता है कि वो बहुत समझाता है अपने जीजा को, कहता है कि जीजा तुम ऐसे मत किया करो, यहाँ पर आकर तुम तमाशा करते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन ऋतिक जो होता है वो अपने दोस्त को घर पर जाया करता था। घर पर जाने के बाद वहाँ पर आया करता था, यानी कि पूरी गली मोहल्ले में वो रुक के तार कर रखता था। अब ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। जब वक्त बीतता चला जाता है तो एक दिन समय आता है 8 मार्च 2025 का। तब ये ऋतिक जो होता है जब अपनी कंपनी से आता है, कंपनी से आने के बाद वो अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद वो फिर से वहीं पर पी कर ऐसे ही करता है। ऐसे करने के बाद शिवम जो होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो वो सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन उसका जीजा जो होता है अपने घर चला जाता है। जब घर चला जाता है तो शिवम जो होता है अपने दोस्त सोनू के साथ एक पार्क में जाता है। पार्क में जाने के बाद वो अपने दोस्त सूरज और उसका भाई जो होता है सूरज का छोटा विशाल उसे कॉल करता है और कहता है कि आ जाओ, मैं पार्क में बैठा हूँ, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। तब ये चारों जो होते हैं एक बोतल लेकर आते हैं। बोतल लेकर आने के बाद शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते शिवम जो होता है वो अपने दोस्तों के सामने कहता है कि
मेरा जीजा जो है मेरे घर पर रोज़ आता है, घर पर आने के बाद वो हमें बहुत बुरी बुरी कहता है। बुरी बुरी कहने के बाद हम उनकी सहन तो कर लेते हैं, लेकिन वो पी कर ये सारी बातें कह जाता है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है जब हमारी आकर वो बेइज्जती करता है। तभी उसका जो दोस्त होता है सूरज, वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा है तुम उसे रास्ते से क्यों नहीं हटा देते, जब तुम उससे इतने परेशान हो। जब शिवम के बाद दिमाग में ये बात बैठती है, शिवम जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए ही तो यहाँ पर बुलाया है, मैं आज अपने जीजा को सबक सिखाने वाला हूँ। मैं अपने जीजा के साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि ज़िंदगी भर वो भुला नहीं पाएगा। अब शिवम जो होता है अपने जीजा को कॉल करता है। जीजा कॉल इसलिए करता है कि जीजा आ जाओ, मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ और मैंने पार्टी का इंतज़ाम किया है और मैंने एक शराब की बोतलें भी ले रखी है, तुम जल्दी से आ जाओ। ऋतिक जो होता है वो शराब के मामले में कमज़ोर होता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे भाई के पास तक जा रहा हूँ। जैसे ऋतिक ये बात कहकर अपनी पत्नी से जाता है, जाने के बाद वो शिवम के पास जाता है। शिवम के पास जाने के बाद वे पहले कुछ बोतलें खरीदते हैं। बोतलें खरीदने के बाद शिवम जो होता है उस पार्क में पहुँचता है जहाँ पर उसके दोस्त बैठे हुए होते हैं। शिवम के दोस्त जो होते हैं वे ऋतिक को जानते थे, ऋतिक भी शिवम के दोस्तों को जानता था। ये पांचों जो होते हैं मिलकर पहले शराब पीते हैं, इतनी शराब पीते हैं कि बहुत शराब पीते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा शराब जो पिलाई जाती है वो ऋतिक को पिलाई जाती है। ऋतिक को जब सबसे ज़्यादा शराब पिलाई जाती है तभी ऋतिक जो होता है जब चलने की हालत में नहीं होता, तो ऋतिक जो होता है वो कहता है कि शिवम मुझे मेरे घर पर छोड़ा, मेरे अब चलना बस की नहीं है। तभी शिवम जो होता है कैब बुक करता है। कैब बुक करने के बाद उसमें पाँचों लोग ये बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद ये उसी कैलाश कॉलोनी में, मतलब कि डीडीए की जो खाली जगह होती है झाड़ियों के पास, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो कैब को वापस भेज देते हैं। वापस भेज देने के बाद अब जैसे ये ऋतिक जो होता है ये चल रहा था, इसे कुछ पता ही नहीं था, तभी शिवम जो होता है तेज़धार हथियार से इसका गला रेत देता है। गला रेत देने के बाद ऋतिक जो होता है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब मौके पर ही मौत हो जाती है तभी शिवम जो होता है एक पत्थर उठा कर लेकर आता है। पत्थर उठा कर लेकर आने के बाद ये लोग जो होते हैं ऋतिक का चेहरा बिगाड़ देते हैं ताकि ऋतिक को कोई पहचान ना सके। उसका चेहरा बिगाड़ देने के बाद उसे वे झाड़ियों में फेंक देते हैं। ऋतिक का जो फ़ोन होता है उसे वो ले लेता है। ले लेने के बाद उसका फ़ोन जब लेने के बाद वो वहाँ पर नहीं छोड़ता, वहाँ पर से सब चीज़ उठा लेता है, यानी कि उसका जो प्रमाण पत्र कुछ भी होता है उसकी जेब में सब चीज़ ले लेता है। ले लेने के बाद उसकी बहन का उस पर फ़ोन आता है देर रात को कि तुम्हारी जीजा घर पर नहीं आए हैं, कहाँ पर रह गई हैं। तभी शिवम जो होता है वो कहता है कि दीदी जीजा तो घर पर से निकल गए थे और मैं उसे खुद छोड़ कर आया हूँ, वे अभी घर पर क्यों नहीं आए हैं। तो शिवम जो होता है वो कहता है कि दीदी उन्होंने थोड़ी सी पी रखी थी, शायद सुबह को आ जाएंगे लौट कर। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं कि इसके साले ने ही जीजा के साथ कुछ ऐसा कर दिया, पुलिस वाले जो होते हैं वे शिवम से कहते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल गया था, हम तुम्हारी कॉल लोकेशन निकालते हैं। जब कॉल लोकेशन निकालते हैं तो हमें दिखता है कि तुम्हारी लोकेशन जो होती है वो ऋतिक के पास होती है और उसी जगह पर होती है जिस जगह पर हमें डेड बॉडी मिली थी। और दूसरी बात, हम फिर सीसीटीवी फ़ोटोज़ निकालते हैं। सीसीटीवी फ़ोटोज़ निकालने के बाद हम देखते हैं कि तुम उस चेहरे में भी आ रहे हो, उस कत्ल के नाम में भी आ रहे हो, तुम्हारे 4 दोस्त होते हैं ये भी उसमें आ रहे हैं, यानी कि सॉरी तुम जो सारे मिलकर 4 लोग होते हो, 4 लोग जो होते हो कैमरे में कैद हो जाते हो। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसी सज़ा दिलाएंगे जिसे तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अब तुम तो ऋतिक को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के बाद में क्या होगा। तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया तो किया कैसे। तुम अपनी बहन की एक बार और देखते और उसकी और देखने के बाद उसकी मांग में भरा सिंदूर देखते और सोचते कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी जीजा को छोड़ देता हूँ। माना कि वो गलत कर रहा था, तुम्हारी बहन के साथ प्रताड़ना कर रहा था, तुम्हारी बहन के साथ मारपीट भी कर रहा था और तुम्हारे घर आकर वो आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ भी क्या करता था, लेकिन तुम्हें इतना हक नहीं है कि तुम उसे मार दो। तुम पुलिस स्टेशन आ सकते थे, पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवा सकते थे, हम कार्रवाई करते। तुम्हें उसे मारने का कोई अधिकार नहीं था। शिवम और शिवम के 3 दोस्त जो होते हैं सूरज, विशाल, सोनू, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है और जेल भेज देने के बाद इनके खिलाफ जो सारे प्रूफ होते हैं उन्हें लेकर कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ पर किसकी गलती होती है, यहाँ पर उस लड़की की गलती होती है जिसने घर वालों की मर्जी से जाकर शादी की, या फिर उस ऋतिक की गलती होती है जिसने पहले सब कुछ नहीं बताया कि उस शराब का आदी भी होता है और बाद में जब शराब पीने लगता है तो पायल जो होते हैं वो वाकई में बहुत परेशान हो जाती है और अपने आप को कोसने लगती है कि काश मैं अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेती। और शिवम जो होता है वो अगर चाहता तो पुलिस का सहारा भी ले सकता था, वो पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकता था कि हमारे घर पर आकर रोज ऐसे ऐसे करता है, लेकिन शिवम जो होता है उसने दूसरा ही रास्ता चुना। उसने ऐसा रास्ता चुना जिस क्राइम से वो ना ही तो छुप सकता था ना ही बच सकता था। अब ऋतिक और ऋतिक के दोस्त जो हैं वे जेल में रह रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।